तो जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सबको जीजीएमपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे और मन लगा करके इस ठंडी में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यानी कि सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के वीवीआई क्वेश्चन ले करके हम लोगों ने आ गया है। जो पिछले 2 दिन के क्लास में जो हम लोगों ने पहले ही इतिहास का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवाया है, फिर उसके बाद भूगोल का करवाया है, उसके बाद हम नागरिक शास्त्र का भी लेकर के आ गए हैं जो एग्जाम में पूछे गया है। समझ में आ रहा है ना? जो भी एग्जाम में आज तक पूछा गया है वो सारे के क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियोज को कर दीजिए लाइक, ताकि और बेल आइकन को भी कर दीजिएगा प्रेस, ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास की मिलती रहे। और इसी के साथ हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि ठीक है, तो क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? अगर हाँ तो कैसे? इसको प्रूव करना है ना। ये क्वेश्चन जो है सबसे ज्यादा वीवीआई कर लीजिएगा, जो अभी तक एग्जाम सेशन में पूछा गया। समझ में आ रहा ना? एग्जाम सेशन में जो है वो क्वेश्चन आज के जो आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछा गया है सर कि सत्ता में साझेदारी जरूरी है, क्यों? है ना, इसका क्या जरूरी होने वाला है ना। तो इसका जो आंसर कहा जाता है कि हाँ, सत्ता में साझेदारी बहुत ही जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? सत्ता में साझेदारी बहुत ही जरूरी है। कहता है कि जरूरी है क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूहों के बीच, है ना, कहता है कि टकराव की आकांक्षा कम हो जाती है। जो सत्ता में साझेदारी है ना, सत्ता में साझेदारी है जो विभिन्न समूहों को टकराव को कहता है कि आशंका कम हो जाती है। सत्ता को बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवसायिक ठीक रहता है। समझ में आ रहा है ना? सत्ता को जो है साझेदारी से और हमारा कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है वो ठीक ठाक से चल पाता है। समझ में आ रहा है ना? ये जो सत्ता में साझेदारी बहुत ही जरूरी है, यानी कि जरूरी है ना। तो कहता है ठीक रहता है, सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के योगदान में अपना योगदान देते हैं और देश के हित के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो और लोग ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? कहता है कि सत्ता में साझेदारी अगर कहता है साथी बोला है कि अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग ऐसा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? लोगों को हित में सोचने के लिए, लोगों के बारे में सोचने के लिए आप सबों को सत्ता में साझेदारी जरूरी है। सब वर्गों को, लोगों को एक साथ जोड़ के रखने के लिए सत्ता में साझेदारी क्या है? जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? और इसी ये जो भी क्वेश्चन है, और आप लोग विषय बाय विषय अगर चैप्टर बाई चैप्टर पढ़े होंगे नागरिक शास्त्र को तो बहुत ही मजेदार है ना। जो हम लोग कुछ दिन बाद हम लोग जो है चैप्टर बाई चैप्टर सेशन कराएंगे। अभी तो हमारा चैनल नया है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? बहुत ही शानदार, लाजवाब, है ना। क्या क्वेश्चन होने वाला है कि धर्मनिरपेक्ष, है ना, धर्मनिरपेक्ष क्या है? आप लोग ज्यादातर क्वेश्चन को देखिएगा, ये वीवीआई है। आप लोगों ने क्वेश्चन बैंकों को उठाइएगा, मॉडल पेपर को उठाइएगा, जो भी उठाइएगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, और वही आप सबों को करवाने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, इसको जरूर करके जाना है। और अभी तक भी कॉपी और कलम लेकर के नहीं बैठे होंगे ना, तो कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए, है ना। आप ही का भलाई के लिए बोल रहे हैं, है ना तो हमारा तो काम अगर रहता तो कहते कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप लोगों ने जो कमेंट किया है लाजवाब, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर क्वेश्चन आप लोग को सही लगे तो भाई कर लो। और इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
तो कहा है कि धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? हमारा जो देश है यानी भारत है, यहाँ पे अनेकों धर्म का, एक धर्म का है, अनेकों धर्म का लोग रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अनेकों धर्म का यहाँ पे लोग रहते हैं। और कहता है कि धर्म रहते हैं, ये सभी लोग अपने दो, है ना, कहता है अपने दो धर्मों को प्रचार प्रसार, है ना, करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जो भी यहाँ पे लोग हैं अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए उत्साहित होते हैं, है ना, सोचते कि अपने धर्म को हम आगे बढ़ाएं, मजबूती दें। समझ में आ रहा है ना? जिस कहता है कि जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, हमारा भारत देश, कहता है कि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है? वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा जो भारत देश है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे अनेकों अनेकों धर्म वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अनेक धर्म के। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। जब लास्ट की सेशन को देख लीजिएगा ना, तो आपको नागरिक शासन में जो पूछा गया क्वेश्चन ना, आपको एक एक निचोड़ करके देने वाले हैं, और आप इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम से ले लीजिएगा। चलिए, कहता है कि परिवार, सॉरी क्वेश्चन नहीं बताया है कि परिवारवाद एवं वंशवाद, भाई भतीजावाद क्या है। समझ में आ रहा है ना? परिवारवाद, है ना, वंशवाद या भाई भतीजावाद क्या है। आप लोगों ने क्या क्वेश्चन को पहले देखा है या पहली बार देख रहा है ना, देख रहे हैं क्वेश्चन को, आप लोग को करके ही बताना है। आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि हाँ सर इसको देख लिए हैं। तो इसको कहते हैं कि परिवार एक, कहते हैं मानसिकता होती है ना, परिवार क्या होती है? मानसिकता होती है जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल भी पार्टी चुनाव समय अपने संग संबंधित रिश्तेदार को टिकट देने का कार्य करती है, जो लोकतंत्र का प्रमुख अवगुण माना जाता है। समझ में आ रहा है ना? परिवारवाद क्या है? सीधा सीधी आप लोग देख लीजिएगा हमारे चचा पलटू चचा को, वो अपने परिवारवाद नहीं किए। समझ में आ रहा है ना? आज तक परिवारवाद नहीं सुने होंगे। हाँ, बाकी उनकी पार्टियां में रहने वाले लोग परिवारवाद करते हैं, वो अलग बात है, बाकी नीतीश चचा नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं परिवारवाद किसे कहा जाता है। जो जीता जागता आप लोग बिहार के हैं और बिहार की राजनीतियों को अच्छा से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसी के साथ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, जो आपको इस प्रकार है। कहता है विविधता में एकता को क्या अर्थ है। क्या आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में? और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो पूछा गया है, और आप लोग को लगे इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, तो सेशन को लाइक कर दो यार, आ जाता है। कहता है विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि हमारा जो हमारा देश है वो कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है ना। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है के सिद्धांत को अपनाया है ना, अपनाता है। कहता है कि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग को रहते हैं, जैसे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। इन लोग धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग, है ना, दो भाग होती है। समझ में आ रहा है ना? हर जो है तकनीकी जो अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हर चीज़ें अलग अलग है। रहना सहना, भाषा, साथ ही साथ अपना धर्म, मंजिल मस्जिद, सारे चीज़ अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? साथ में कहा है दो भाग होती है, लेकिन निवास भारत देश का में करते हैं। समझ में आ रहा है ना? किसी भी धर्म को अपनाइए, किसी भी भाषा को बोलिए या किसी भी रहन सहन के साथ रहिए, पर जो आप रहते कहाँ हैं? तो भारत में, सारे के सारे लोग भारत में रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? कितनी खूबसूरत बात है कि कितनी धर्म को लोगों जो हमारे भारत में रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? कहाँ रहते हैं? भारत में, और भारत के निवासी कहते हैं, है ना। कहता है जब कभी भारत को एकता अखंडता, है ना, खतरे या किसी भी प्रकार की आपदा आती है, तो आपस में, है ना, जात पात को भेदभाव मिटाकर
समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों साबित होता है कि विविधता में एकता है। विविधता में एकता क्या है, समझ में आया ना? अगर हम भले ही धर्म अलग है, भले ही रहना सहना अलग है, भले हमारी रीतियां रिवाजें अलग है, बाकी अगर भारत पे आँच आ गई, अभी जो फिलहाल जो है, अगर भारत पे आँच आई तो पूरे भारतीय एक हो जाएंगे और फिर भारत की ताकत को दिखाया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो भारतीय एकता क्या है ना? उसी क्वेश्चन को बताया है कि विविधता में एकता क्या है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करता है लैकिंग, कहता है लैकिंग, कहता है कि विभेद है ना, विभेद असमानता है ना, असमानता क्या है, कहता है, ठीक है, समझिए बातों को समझिए कि लिंग के आधार पर किया जाने वाले भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना? लैंगिक विभेद किसे कहिएगा? जो लिंगों के आधार पर किया जाए, जो लिंगों के आधार पर किया जाए उसे लैंगिक, है ना, लैंगिक विभेद कहलाते हैं। और कहता है लिंग के अर्थ जैसे लड़का लड़की, है ना, लड़का या लड़की से आज वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के काफी भेदभाव किया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? भेदभाव क्या है? लिंग के आधार पर, और लिंग के आधार पर किया जाता है कि लड़का लोग को पढ़ाया जाता है, लड़की लोग को नहीं पढ़ाया जाता है। लड़का लोग को आगे बढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए पैसा खूब सारा दिया जाता है, वहीं पे लड़की लोग की बात आती है तो नहीं दिया जाता है। तो यही सारे लिंग में भेद है। और साथ ही कहा है जैसे खान पान में, शिक्षा में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी रुकावट होती है शिक्षा में। कहता है कि संस्थान में शिक्षा में भी रुकावट आती है। पालन पोषण में लड़का का पालन पोषण अलग किया जाता है, लड़की का पालन पोषण अलग किया जाता है। वस्त्र पहनावा में, समझ में आ रहा है ना, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये सारी खूबियां बताई जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो ये लिंग के आधार पे यानी कि लैंगिक विभेद क्या है, यही सारे क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमारा कहा है कि समाज में स्त्रियों को दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारणों को लिखिए, है ना, 4 उत्तरदायी कारणों को लिखिए। ठीक है, इसका खूबसूरत सा अंतर क्या है सो आप लोग देख सकते हैं ना, इसका खूबसूरत सा अंतर क्या होने वाला है वो भी देख सकते हैं आप लोग। तो कहा है कि समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी निम्नलिखित, है ना, निम्नलिखित है, कारण निम्नलिखित है। एक में बोला है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की शिक्षा का अभाव। समझ में आ रहा है ना? पुरुषों की अपेक्षा क्या है? महिलाओं की शिक्षा का अभाव है। फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन में बोला है कि महिला में कहता है कि पर्दा प्रथा होता है, कि महिला लोग पर्दा यानी घूंघट की, है ना, या पर्दे के पीछे रहेगी। समझ में आ रहा है ना? हमारे देहाती कल्चर से कुछ अलग भी भेद होता है। साथ ही क्या है कि दहेज प्रथा का कारण होता है, दहेज प्रथा का भी कारण होता है। साथ ही बालक, है ना, बाल विवाह एवं सती प्रथा भी, ये पुराने जमाने से चला था, अब तो सती प्रथा बंद कर दिया गया। बाकी बाल विवाह अभी तक रोका नहीं गया। समझ में आ रहा है ना? बाल विवाह भी अभी तक नहीं रोका गया। यही सारे कारण है समाज में स्त्रियों की। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा। के लिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं, और बहुत ज्यादा VVI क्वेश्चन कर लीजिएगा कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। समझ में आ रहा है ना कि भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं? तो भ्रूण हत्या से क्या समझते हैं? कहता है कि यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। समझ में आ रहा है ना? भ्रूण हत्या क्या है? एक प्रकार की सामाजिक बुराई है। और कहता है कि जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु यानी लिंग जांच, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड, है ना, या अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? जो गर्भ में ही पलता रहता है बच्चा, उसका जांच या तो अल्ट्रासाउंड या किसी अन्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होता है कि ताकि लिंग की जांच हो सके और उसके बाद भ्रूण हत्या किया जाता है, गर्भ हत्या किया जाता है जो गर्भ में है। समझ में आ रहा है ना? और कहता है
कि अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो, समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे दुख हो जाता है ना कि जो जन्म लेने वाला बच्चा लड़के निकल जाए तब दिक्कत है। और कहता है उसे जानबूझकर गर्भपात करा दिया जाता है, यानी गर्भ में ही उसको भ्रूण को खत्म किया कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना, कितनी दुखदायी वाली बात है कि भ्रूण हत्या होती है हमारे यहाँ। कहता है हमारे देश की लिंगानुपात दिन प्रतिदिन, यानी कि दिन प्रतिदिन क्या हुआ है कि 943 औसत 1000, समझ में आ रहा है, 943 महिला और 1000 पुरुष, बाकी की, समझ में आ रहा है ना, बाकी के जो 47 है, समझ में आ रहा है, बाकी की जो, समझ में आ रहा है ना, 47 या, हाँ भाई 7 और 6 67 ना, 70, ओ ठीक तो है, था भी यार 47, 50 और 90 रहता ना, 57, तो 57, ये 57, समझ में आ रहा है, मतलब 57 लड़कियों की संख्या कम है और 57 लड़कों की संख्या ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि इसको क्या रीजन है। और साथ ही कहता है कि घटते जा रहा है, दिन प्रतिदिन इसकी संख्या क्या होती जा रही है, घटते जा रही है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 ईस्वी में, कब, 1971 में, बहुत बारीकी तरीका से, पूर्ण तरीका से आप लोग याद रखिएगा, कब, 1971 ईस्वी में कहता है कि अधिनियम पारित किया कि जिसे भ्रूण हत्या, है ना, अधिनियम कहा जाता है, जो सफल न होकर असफल साबित हुआ। इसमें लोगों की सोच बदलने की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है ना, इसमें लोगों की सोच बदलने की जरूरत है और भ्रूण हत्या को रोकने की जरूरत है, ताकि लड़का हो या लड़की उनकी समान समानता समान मिल सके। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट हमारा भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब तरीका है, जो कहा है कि रंग भेद क्या है, क्या है, रंग भेद, कि रंग भेद क्या है। तो कहा है कि मानव में गोरे एवं काले रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव, समझ में आ रहा है, गोरे एवं काले रंगों वाले को किया जाने वाला मानव जीवन में, है ना, भेदभाव एवं रंग विभेद कहलाता है। जो रंग के आधार पर किया जाता है उसी को तो कह सकते हैं रंग भेद क्या है। इसमें लोगों की मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। समझ में आ रहा है ना, लोगों की मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, वो समाज की एक बुराई है। कहता है इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति, सुनिए, पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग थे। कौन थे, मार्टिन लूथर किंग थे, जिन्होंने क्या कि नहीं, हम लोग काले लोग हैं तो हम लोगों को भी अधिकार है। समझ में आ रहा है ना, हम लोग काले लोग हैं तो हम लोगों को भी अधिकार है। तो सबसे पहले मार्टिन लूथर किंग ने किया था, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका के गांधी, कहाँ के, है ना, अमेरिका का गांधी, समझ में आ रहा है, गांधी कहा जाता है, कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, और सबसे पहले ही मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए लाए हैं, जो इस प्रकार है ना। पहला कहा है कि क्षेत्रवाद क्या है ना, क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद क्या है। कहा है कि अपने क्षेत्र से लगाव तथा दूसरे क्षेत्रों से अलग गांव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। यह लोकतंत्र एक अवगुण है। समझ में आ रहा है, यह लोकतंत्र क्या है, अवगुण है। समझ में आ रहा है कि क्षेत्रवाद क्या होता है। फिर कहता है संप्रदायी तक, है ना, सांप्रदायिकता वाद क्या है, सांप्रदायिकता वाद क्या है। कहता है यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए, अर्थात अपने धर्म के किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखलाने के लिए। समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन बोला है सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता वह सांप्रदायिकता है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति, लोग अपने धर्म के प्रति दूसरे धर्म की अपेक्षा अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए
समझ में आ रहा है ना। ऊंचा दिखाने के लिए ही संप्रभुतावाद कहता है कि वाद कहलाता है, जो लोकतंत्र का एक अवगुण है। क्या है? अवगुण है। चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि सत्ता के, कहता है कि विवेक है ना, विकेंद्रीकरण है ना, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? सत्ता के विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो कहता है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को अस्थाई सरकार के, है ना, अस्थाई सरकार के प्रदान कर देता है, कहता है कि जिसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि विभिन्न समस्याओं को निपटारा स्थायी स्तर पर अच्छे ढंग से किए जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, अच्छे ढंग से किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। चलिए सबसे ज्यादा पूछे वाला ये भी प्रश्न है ना भाई, इसको तो जरूर कर लेना। समझ में आ रहा है ना, इसको कर लीजिएगा आप लोग। और अभी भी कर लिए। चलिए कहता है कि नगर परिषद क्या है, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए, है ना। नगर परिषद क्या है और इसकी प्रमुख कारणों को लिखिए, कार्यों को लिखे ना। कहता है कि नगर परिषद का गठन नगर पंचायत के बड़े शहर में किया जाता है, जहां की आबादी लगभग 2 से 3 लाख होनी चाहिए। नगर परिषद के जो है ना, नगर परिषद का गठन नगर पंचायत के बड़े, है ना, बड़े शहरों में किया जाता है, जिससे क्या हो सके, जहां की आबादी कितना हो सके, 2 से 3 लाख। कितना? 2 से 3 लाख। प्रमुख कार्य क्या है? तो कार्य में पहले समझिएगा कि नगर निगम जो होता है, नगर परिषद, उसको काम क्या है? पहला में नालियों का निर्माण करना, दूसरा में है नगरों की सफाई करना, तीसरा में है शमशान घाट की प्रबंध कराना, चौथा में है सड़कों एवं गलियों में बिजली प्रबंध कराना, पांचवा में है प्राथमिक शिक्षा के लिए, कहता है कि स्कूल का निर्माण कराना, और मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल के निर्माण कराना। समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीजें नगर निगम के काम है, यानी नगर परिषद का काम है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थी, है ना। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थी, है ना। बिहार में हुए छात्र आंदोलन की मुख्य कारण क्या थे? कहता है कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन का मुख्य कारण गरीबी, है ना, क्या? गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की, है ना, कीमतों को कहता है कि अप्रत्याशित वृद्धि को कम करना था, जिसके नेता जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। क्या चीज क्या थे? तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। समझ में आ रहा है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसकी मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। तो कहता है गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे हैं सरदार सरोवर, है ना, सरदार सरोवर बांध, है ना, नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे। और भी छोटे बड़े बांध के, है ना, विरोध को मेघा पाटकर, कौन? मेघा पाटकर के नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन। समझ में? कौन सा बचाओ आंदोलन? नर्मदा बचाओ आंदोलन कहलाता है। कहता है कि मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? कहता है कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करना, एवं दूसरा में बोला है कि विस्थापित परिवार को पूर्ण वापस एवं उचित मुआवजा देना, है ना, उचित मुआवजा को देना। तीसरा में बोला है कि पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए सरकार को सुरक्षा उपयोग, है ना, उपाय करना चाहिए, है ना, पर उपाय करना आदि। यही सारे नर्मदा बचाओ का था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है। कहता है कि किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती है ना। आप किस प्रकार से कह सकते हैं? तो सीधा कहा है कि राजनीतिक दल
जनता की कहता है कि भावनाओं है ना, भावनाओं को सरकार की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम इस आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल का जनता एवं सरकार के बीच की कड़ी का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? कड़ी का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहता है लोकतांत्रिक है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा योजना का निर्माण होता है, लेकिन उसमें अस्थायी स्वसाधन की संस्थानों है ना, संस्थाओं द्वारा सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्री के नाम से जाना जाता है। इससे अस्थायी नागरिकों के शासन कार्य में भाग लेने वाले अधिक अवसर प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये कभी ना कभी आप लोग के बिहार बोर्ड में पूछा गया है, जो अच्छे से समझ में आ रहा है ना, जो क्या किया गया है, अच्छे से पूछा गया है। चलिए ठीक है, तो कहता है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है ना। भाई हम तो कुछ कहेंगे नहीं, 2 अंक तो पहले ही ऑलरेडी डाल चुका है ना। तो कहता है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र कहता है कि निम्नलिखित तरीके से सफल हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? लोकतंत्र किस निम्नलिखित तरीका से सफल हो सकता है। पहला बोला है कि शिक्षा का प्रसार करना, समझ में आ रहा है ना, लोकतांत्रिक है ना, लोकतंत्र जो है भारत में, पहला में बोला है कि शिक्षा का प्रसार करना। दूसरा में बोला है कि अल्पसंख्याओं को आकांक्षाओं पर सामना है ना, समान रूप से ध्यान देना। फिर तीसरा में बोला है राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करना। चौथा में बोला है सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना। और पांचवा में बोला है आम लोगों में राजनीतिक जागरूक लाना। समझ आ रहा ना, आम लोगों में राजनीतिक जागरूक लाना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, वो बोला है कि भारतवर्ष में है ना, भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? ये भी 2 अंक में पूछा गया है ना। कहता भारतवर्ष में लोकतंत्र के भविष्य हम काफी उज्जवल रूप से देख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, जो भारत में लोकतंत्र का भविष्य है वो काफी उज्जवल ढंग से देखा जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। और कहता है देखते हैं भारत के पड़ोसी देश आज भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र में कुछ कमियां भी है, परंतु इन कमियों को दूर करने का प्रयास भी जारी है। समझ में आ रहा है ना, इन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास भी क्या है, जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय लोकतंत्र इन कमियों को दूर कर लोगों और आने वाले समय को विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोकतांत्रिक साबित होगा। समझ में आ रहा है ना, विश्व का कैसे होगा, लोकतांत्रिक साबित होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, वो है हमारा लोकतंत्र जनता का है ना, लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन
है ना, जनता के लिए शासन कैसे। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए ही शासन है। समझ में आ रहा है? जनता ही किसी को चुनेगा और जनता ही किसी जनता पे राज करेगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि आर्थिक अपराध, है ना, आर्थिक अपराध का क्या स्पष्ट है ना, आर्थिक अपराध से का क्या स्पष्ट करें। अर्थ का स्पष्ट करें, कहता है वैसे अपराध जिसमें देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। समझ में आ रहा है? ऐसी अपराध जिसमें देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है, नुकसान पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, आर्थिक अपराध कहलाते हैं। कहता है विदेशी मुद्रा को अवैध, समझ में आ रहा है, अवैध आगमन, विदेश और एवं बैंकों को रुपया जमा करना, कर की चोरी तथा घूसखोरी आदि आर्थिक अपराध के उदाहरण है। समझ में आ रहा है? जो घूसखोरी है, बैंक की चोरी है, ये सारे अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, खूबसूरत सा, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार कानून, है ना, सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र के रखवाला है। कैसे? कहता है कि सूचना का अधिकार कानून का लोकतंत्र का रखवाला है, क्योंकि एक में बोला है कि यह कानून लोगों की सरकारी नीतियां और अवगत कराता है, सरकारी नीतियां और अवगत कराता है। दूसरा में प्रशासन को पारदर्शी, कहता है कि पारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार अंकुश लगाता है। समझ में आ रहा है ना? प्रशासन को पारदर्शी बना करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट हमारा होने वाला है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की चुनौती है? क्या जो शिक्षा का अभाव है वो लोकतंत्र की चुनौती है? आपको क्या लगता है? कहता है शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा के अभाव में लोग अपने मताधिकार सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होता है। साथ ही अशिक्षित रहने के कारण लोग अपने अधिकार एवं कर्तव्य को अनजान रखते हैं। इससे सत्ता की सबकी भागीदारी सुनिश्चित कहता है कि नहीं हो पाती है और लोकतंत्र कमजोर होता है। समझ में आ रहा है? अशिक्षित का कारण क्या है कि लोग जब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो जिनका चुनना है उनका चुनाव करके नहीं, बल्कि जिनको नहीं चुनना है दारू एवं मुर्गा पे वोट वोट दे करके ठीक कर दिए। समझ में आ रहा है ना? इसी लिए चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, कहता है है ना, एक तरफा, है ना, क्या बोला है कि एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं? एक तरफा अनुबंध से आप, है ना, प्यारा सा खूबसूरत सा उत्तर क्वेश्चन है कि एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं, बताइएगा। खूबसूरत सा लाजवाब तरीका से उत्तर क्या होने वाला है। कहता है यह भी एक प्रकार का बंधुआ मजदूर होता है। क्या होता है? यह भी एक प्रकार की बंधुआ मजदूर होता है, जिसमें फ्रांसीसी सरकार ने वियतनाम के मजदूरों को रबड़ की खेती तथा खदानों में काम करने के लिए मजदूर कर था, और काम ना करने पर उसे पीट पीट कर जेल में बंद कर देता था। इससे मजदूरों की कोई अधिकार नहीं दिया गया, जबकि मालिक को भी भरपूर अधिकार दिया गया। मजदूर का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था और मालिक को खूब अधिकार दिया गया था। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन कि बंधुआ मजदूर हम लोग किसे कहते हैं, है ना। आप लोग को भी पता है कि बंधुआ मजदूर हम लोग किसे कहते हैं। तो कहता है कि वह व्यक्ति जो अपना ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता के यहाँ काम करते हैं, जिसे हम बंधुआ मजदूर या बंधक मजदूर कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि जो मजदूर अपने ऋण यानी पैसा जिससे लिया है उसे चुकाने के लिए उसके यहाँ काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर कहते हैं या बंधन मजदूर कहते हैं। कहता है इस बंधन मजदूरी, है ना, मजदूरी बहुत ही कम कहा जाता है, कम कहा जाता है। इसे मजदूरी बहुत कम दिया जाता है, जिससे उसका भरण पोषण सही ढंग से नहीं हो पाता है। प्राचीन काल में इस प्रथा प्रचलन यूनान थे, है ना, इस कहाँ थे, यूनान से थे। समझ में आ रहा है ना, यह प्रथा यूनान से था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कहा है हो आंदोलन क्या है। हुआ हुआ है ना, हुआ यानी हुआ वो आंदोलन। यह एक प्रकार का क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत 1939 में हुनुई फूसो, है ना, हुइन सु फो समाज सुधारक ने की। सबसे पहले मेकांग डेटा, है ना, मेकांग डेटा नामक जगह से इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या था कि गरीबी को सहायता, है ना, गरीबों को सहायता करो, व्यर्थ पर खर्चा पर रोको, है ना, जो व्यर्थ खर्चा हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए। और साथ ही कहा है कि लड़कियों को कर विक्रय पर विरोध, है ना, लड़की को कर और मतलब लड़की को जो बेचा जाता है वो बेचा नहीं जाना चाहिए। चलिए ये अच्छा काम था। चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत मस्त लाजवाब क्वेश्चन होने वाला है कि हनोई समझौता क्या है। हनोई समझौता क्या है। कहता है कि वियतनाम और फ्रांस के बीच 1946 ईस्वी में एक समझौता हुआ, जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता कब हुआ है, तो 1946 ईस्वी में। समझ में आ रहा है, 1946 ईस्वी में। कहता है इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। समझना रहना। चलिए ये सब 2-2 नंबर की वाले क्वेश्चन है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। रोलेट एक्ट तो इतिहास में भी पढ़ना है सर, और नागरिक शास्त्र में भी, तो ये SST का ही पार्ट है, तो समझ में आ रहा है। तो कहता है कि रोलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। कहता है कि 21 मार्च 1919 में, कब 21 मार्च 1919 को ये हुआ था, है ना। भारत, कहता है कि भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य निर्मित कानून था, जो बढ़ते आंदोलन को रोकने के लिए लॉर्ड, है ना, चेम्सफोर्ड, है ना, चेम्सफोर्ड ने सर सिरिल कहता है कि रोलेट की मदद से इस कानून को लाया था, जिसमें शक या संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय लोगों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता था। समझ में आ रहा है। आप गलत काम किए या ना किए, खाली शक होना चाहिए, और शक के आधार पर बिना वारंट के, बिना कुछ के आपको सीधे जेल में बंद कर दिया जाता था। वही हमारा रोलेट एक्ट है, जो 21 मार्च 1919 में बना था, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के तहत कहता है कि ना अपील और नहीं दलील और नहीं वकील। समझ में आ रहा है ना, सॉरी है ना, समझ में आ रहा है ना, किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होता था, जिसका कारण इसे काला कानून भी कहा जाता था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह क्या है, तो सत्याग्रह का मूल अर्थ सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य को पढ़ते रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना, अन्याय, है ना, अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी को प्रति वैरभाव, है ना, वैरभाव रखना सत्याग्रह को मूल लक्ष्य है। समझ आ रहा है ना।
चलिए नेक्स्ट हमारा बहुत वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है। और भाई बहुत मुंह सूख रहा है आज, मतलब कितना पानी पी लूं, कहा नहीं जा सकता है ना। चलिए तो हमारा नेक्स्ट जो है चौरा चौरी हत्याकांड से आपका समझता है, कहता है 5 फरवरी 1922 को, समझ में आ रहा है ना, कितना 5 कहता है कि 5 है ना, 5 फरवरी 1922 को, समझ में आ रहा है ना। कहता है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के देवरिया जिला में, कहा में, देवरिया जिला में चौरा चौरी नामक स्थान पर हुआ, जिसका मुख्य कारण कहता है कि खदान वस्तुएं दाम के वृद्धि तथा जगह जगह पर शराब की दुकान खोलने के खिलाफ था। समझ में आ रहा है ना, शराब क्या कर रहा था, शराब जगह जगह पे शराब की दुकानें खोली जा रही थी। राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में थाना पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा, है ना, जिंदा जेल में जला दिया गया था। क्या किया गया था, जिंदा जेल में जला दिया गया था, जिसे चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जिसे चौरा चौरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, कहता है AITUG क्या है। कहता है कि AITUC सॉरी TIC है ना, TUC का पूरा नाम है ऑल इंडियन ट्रेड, है ना, यूनो, कहता है कि कांग्रेस, कांग्रेस है। कहता है कि जिसका स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को मुंबई में किया गया था, जिसमें प्रथम अध्यक्ष लाला, है ना, लाला लाजपत राय और सचिव, कहता है सचिव जमुना, है ना, जमुनालाल बजाज थे। समझ में आ रहा है ना, कौन थे, जमुनालाल बजाज थे, जमुनालाल सिंह के। भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही कल्पना किए होंगे और पढ़े होंगे, और इस साल ही एग्जाम देना होगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को, कब, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसका एक ही लक्ष्य था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाना। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने लगाया था। इसे 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा हजारों हजार की संख्या में मौत हो गई थी। समझ में आ रहा है ना, यही हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि असलम, है ना, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो कहता है कि छोटे गंदे और बिना सुविधा वाले स्थान पर जहां फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं, वैसे आवासीय स्थलों पर असलम कहा जाता है। जिससे औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसमें काम करने के लिए बड़े संख्या में गांव के मजदूर पहुंचने लगे। वहां रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखाने के मालिक उसे के लिए छोटे छोटे मकान बनवाया। समझ में आ रहा है ना, छोटे छोटे क्या किया, मकान बनवाए, जिस सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस मकान में हवा पानी तथा रोशनी साफ साफ व्यवस्था नहीं, कहता व्यवस्था भी नहीं था। इस प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप असलम पद्धति की शुरुआत हुई। समझ में आ रहा है ना, कि असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों में के अंतर्गत हुआ था। कहता है कि शहरों में जहां एक ओर पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ तो दूसरी ओर श्रमिक वर्गों का शहरों में का हुआ। फैक्ट्री प्रणाली का कारण कृषकों वर्गों को लगभग भूमिहीन वर्ग में के रूपों में थे।
शहर की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में पलायन करने लगे। इस तहत शहर के रोजगार अपार संभावना को देखते हुए गांव के श्रमिक वर्ग को आगमन शहरों की ओर हुआ। समझ में आ रहा है ना? सब लोग रोजगार ढूंढने के लिए शहर की प्रति भागे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि समाज का वर्गीकरण है ना ग्रामीण एवं नागरिक क्षेत्रों में विभिन्न है ना नागरिक क्षेत्र में किस विभिन्नता के आधार पर किया जाता है? अतः गांव एवं शहरों को सामाजिक वर्गीकरण मुख्यतः व्यवसाय में विभिन्नता के आधार पर, किस आधार पर? विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण आजादी का एक बहुत बड़ा भाग मुख्य कृषि क्रियाकलाप से संबंध होता है। इसके विपरीत शहर आबादी है ना कहता है मुख्यतः गैर कृषि व्यवसायों को जैसे नौकरी, उद्योग तथा व्यापार के सरग्रस्त ना होती है। चलिए हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है कि भूमंडलीकरण एवं वैश्वीकरण किसे कहते हैं ना? भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण किसे कहते हैं? कहता है कि जब विश्व का अधिकांश देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक तत्कालीन का आपदा प्रदान होता है उसे भूमंडलीय एवं वैश्वीकरण कहते हैं। एक में भूमंडलीकरण का शब्द उत्पत्ति जिसे 1990 में हुआ था। दूसरा भूमंडलीकरण की शुरुआत लगभग दशक से पहले हुआ था, है ना। फिर कहता है कि भारत में भूमंडलीयकरण की शुरुआत 1991 में हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? तो बताइए कि सेशन कैसा लग रहा है भाई। लाइक करने का मन करे तो कर देना भाई, है ना। कहता है कहता है कि उपनिवेशवाद है ना, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? कहता है जब एक शक्तिशाली देश कम शक्ति वाले देश से नियंत्रित करता है और उसके कहता है कि संसाधनों का उपयोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। क्लियर? चलिए कहता है कि न्यू डील से क्या समझते हैं? कहता है आर्थिक मंदी के प्रभाव को समाप्त करने एवं उसके नियंत्रण करने के उद्देश्य 1932 में अमेरिकी राष्ट्रपति कहता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कई नई आर्थिक नीतियां अपनाई जिसे न्यू डील का नाम दिया गया। इस नई नीति के अनुसार जन कल्याण का व्यापक योजना के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को नियमित करके प्रयास किया गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट हमारा कहता है गुटेनबर्ग ने कहता है कि मुद्रा यंत्र का विकास कैसे किया है? कहता है जर्मनी के मेंज नगर में कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में हुआ। यह बचपन से ही तेल और जैतून का कहता है कि परलेन वाली मशीनों को परिचित था। इसलिए यह अपना ज्ञान एवं अनुभव शीशे, टीन एवं स्तंभ का प्रयोग कर प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छपाई खाना का आविष्कार कर दिया था। क्या किया था? छपाई खाना का आविष्कार कर दिया था। चलिए बताइएगा इसका खूबसूरत से जो आंसर आप लोग को अंदाज में दिया जा रहा है।
कहा है कि छापा खाना है ना, क्या बोला है, बोला है कि छापा खाना यूरोप के कैसे पहुंचा, है ना, छापा खाना यूरोप यूरोप कैसे पहुंचा। कहता है 1900 सॉरी सॉरी सॉरी, कहता है 1295 में मार्को पोला, है ना, मार्को पोला जब चीन में यूरोप यानी इटली वापस आया तो वह अपने साथ चीन की प्रचलित वुड ब्लॉड छपाई के तकनीक के साथ लेकर अपनाया आया। इसे हस्तलिखित, है ना, पांडुलिपि के स्थान पर वुड ब्लॉक प्रिंट के छपाई के तकनीकी विकसित हुए, जो इटली से शुरुआत होकर के यह तकनीकी यूरोप के अन्य भागों में भी फैल गया, अन्य भागों में भी फैल गया। समझ में आ रहा है ना, अन्य भागों में क्या हुआ, फैल गया था। समझ में आ रहा है, अन्य भागों में क्या हुआ सर, फैल गया। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अगर चैनल पे हो नए तो भाई लाइक तो बनता है, शेयर भी बनता है, और आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में, तो तब तक के लिए बाय बाय।